हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो हम लोग इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी का उत्तर करने वाले हैं, उन सभी को सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको पूरा के पूरा जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबका आंसर समझ में आ जाएगा और आप खुद से भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है जिसमें आपसे पूछा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो निम्न में किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन क में दिया सेवा क्षेत्र, ऑप्शन ख में दिया है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन ग में दिया औद्योगिक क्षेत्र और ऑप्शन घ में दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ख यहाँ पे राइट होगा। प्राथमिक क्षेत्र में और कौन कौन से आते हैं तो आपको यहाँ पे हम बता दें तो पशुपालन भी आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मत्स्य पालन भी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। फिर उसके बाद जो वन है वो भी आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के ही पार्ट होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको कृषि ना पूछ करके कोई और भी चीज पूछ ले या आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि पशुपालन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो आप वहां पे बता सकेंगे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें से कहता है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसमें है? ऑप्शन क अमेरिका में है, ऑप्शन ख चीन में है, ऑप्शन घ भारत में है और ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने कंट्री में है, भारत में। पहले समझेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह होता है जहां पे सभी चीजों को मिलाकर के अर्थव्यवस्था को तय किया जाता है, जैसे कि कृषि को भी शामिल किया गया, उद्योग को भी शामिल किया गया, यानी सारे चीज को मिलाकर के जब हम लोग अर्थव्यवस्था को बनाते हैं या अर्थव्यवस्था तय की जाती है तो इस चीज को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए, जिन लोगों के पास बुक है वो इस वीडियो से इसको थोड़ा सा स्किप करके आगे से देखें, क्योंकि इसका जो आंसर है आपके बुक में दे रखा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर जिनके पास किताब नहीं है वो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तभी आपको पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो पाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क 15 मार्च 1950, ऑप्शन ख 15 सितंबर 1950 और ऑप्शन ग 15 अक्टूबर 1951 और ऑप्शन ग इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो योजना आयोग का गठन किया गया था यह 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। तो ऑप्शन क यहाँ पे राइट हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, ठीक है, वह देश क्या कहलाता है? क्या वो अविकसित कहलाता है, विकसित कहलाता है, अर्ध विकसित कहलाता है या इनमें से कोई नहीं होता है? तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो विकसित देश के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ख यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। इसमें आपसे पूछा है इनमें से किसे पिछड़े राज्य या पिछड़ा राज्य के नाम से जाना जाता है या पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन का पंजाब को कहा जाता है, केरल को कहा जाता है, बिहार को कहा जाता है और ऑप्शन घ दिल्ली को कहा जाता है। तो देखिए, पिछड़ा राज्य बिहार को ही कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके का कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी की स्थिति है। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम आपको डिटेल से समझाएंगे। अगला जो आता है वो रिक्त स्थानों की यानी खाली जगह को भरने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि भारत अंग्रेजी शासन का खाली जगह एक था। तो भारत अंग्रेजी शासन का क्या था? एक उपनिवेश था। तो यहाँ पे आपको क्या भर देना है? उपनिवेश। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया। तो अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत ज्यादा शोषण किया, बहुत ज्यादा इसे लूटा। तो यहाँ पे शोषण लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की खाली जगह है। तो आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। तो यहाँ पे आपको भर देना है एक प्रणाली। अगला क्वेश्चन है द्वितीय क्षेत्र को खाली जगह कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको उद्योग भर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से खाली जगह की प्रक्रिया है। तो जो आर्थिक विकास है आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आपको परिवर्तन भर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 भारत में आर्थिक विकास का श्रेय खाली जगह को दिया जाता है। तो आर्थिक विकास का जो श्रेय दिया जाता है वो नियोजन को दिया जाता है। तो यहाँ पे नियोजन भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे पूछा कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए खाली जगह को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है।
तो देखिए आर्थिक विकास की माप करने के लिए जो सबसे उचित सूचकांक माना जाता है वो प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन 8 में कहता है कि साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति खाली जगह है। तो बिहार की स्थिति कैसी है? तो दयनीय है। यहाँ पे आपको दयनीय भर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कहता है कि बिहार में खाली जगह ही जीवन का आधार है। तो बिहार में कृषि ही है जो जीवन का आधार है। कृषि के अलावा और भी कुछ बिहार में नहीं है जो जिससे लोगों का जीवन या जीवन का आधार बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 10 बिहार के विकास में खाली जगह एक बहुत बड़ा बाधक है। तो बिहार के विकास में जो बाढ़ है वो बहुत बड़ा बाधक है, क्योंकि बाढ़ क्या होता है, पूरे फसल को अपने साथ बहा करके लेके चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और जो खाली जगह भरने वाला था ये क्वेश्चन आपको हमने करा दिया। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो लघुत्तरीय है। यहाँ से आप सभी को देखना इंपॉर्टेंट है, जिसके पास किताब है उसको भी और जिसके पास किताब नहीं है उसको भी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन होता है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अब यहाँ पे एक नया शब्द आया, आर्थिक क्रियाएं क्या है। तो आर्थिक क्रियाएं कहने का मतलब वह क्रियाएं जिससे लोगों को पैसा मिले, ठीक है, जिनसे लोगों को क्या मिले, पैसा मिले, या उनके जीवन यापन करने की जो जरूरत की चीजें हैं वो प्राप्त हो, उसको हम लोग आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो कृषि से भी प्राप्त किया जाता है, उद्योग से, व्यापार से, बैंकिंग से, बीमा से, परिवहन से और संचार से। इन सबों के माध्यम से लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को यापन करने के लिए पैसा को अर्जन करते हैं या पैसा को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए इन्हें आर्थिक क्रिया कहा गया है और इन्हीं क्रियाओं को करने के लिए लोग हमेशा कार्य करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। इसी को हम लोग अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हो अर्थव्यवस्था आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो उत्तर में इसका लिखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता है। अब उत्पादन के साधनों का स्वामित्व का मतलब क्या होता है? स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। उत्पादनों का साधन कहने का मतलब जिनसे आप वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पर सरकार और निजी व्यक्ति कहने का मतलब हम लोगों का, आम जनता का, तो दोनों का अधिकार होता है। तो इस चीज को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कहने का मतलब आप खेती करते हैं, कृषि करते हैं, तो जो आप कृषि करते हैं तो उस भूमि पर आपका भी अधिकार है और सरकार का भी अधिकार है, तभी तो वो आपसे टैक्स लेता है और आप सरकार को टैक्स देते हैं। तो ये दोनों तरीका से होता है। तो ऐसे जो अर्थव्यवस्था वाले देश होंगे उन्हें मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश के नाम से जानते हैं। और आप सभी को पता है भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला ही देश है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आपसे पूछा है कि सतत विकास क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है। वर्तमान की आवश्यकता कहने का मतलब आपको जो जो चीज़ें आज जरूरी है या उनकी आप उपयोग करना चाहते हैं तो उनको बिना सोचे समझे, या जो आने वाली जो पीढ़ी है उनके बारे में आप मत सोचिए और उसको सोचे बिना आप पूरा करते हैं या आपको पूरा की जाती है, तो ऐसे प्रक्रिया को सतत विकास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आर्थिक नियोजन क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि आर्थिक नियोजन वह है जिसमें राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। जैसे कि आर्थिक विकास दर को बढ़ाना, कृषि एवं उद्योगों का आधुनिकीकरण करना। अगर आप सिंपल भाषा में समझें तो इसका मतलब यह है, आर्थिक नियोजन का मतलब कि संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। जैसे आपके यहाँ नदी है, ठीक है, और नदी में जल और बालू है। क्या है? जल और बालू है। तो आप ये दोनों को विकास के रूप में उपयोग कर पा रहे हैं, तो इसको हम लोग आर्थिक नियोजन के नाम से जानते हैं, या आर्थिक नियोजन के नाम इसे दिया जा सकता है, या आर्थिक नियोजन कह सकते हैं। तो यही चीज होता है आर्थिक नियोजन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए कहता है
मानव विकास रिपोर्ट क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि मानव विकास रिपोर्ट वह है जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया जाता है। आपसे पूछा भी जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा उसे तैयार किया जाता है, जिसमें विभिन्न देशों की तुलना की जाती है। शैक्षिक स्तर कहने का मतलब शिक्षा से, कि वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का क्या स्तर है या वहाँ पे शिक्षा का क्या व्यवस्था है। फिर उसके बाद उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखा जाता है कि कितने लोगों को वहाँ बीमारी ठीक हो रही है, या कितने लोग वहाँ के जो युवा अवस्था में हैं वो कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग बीमार नहीं हैं, उनके पास ठीक करने की क्या रेशियो है। तो ये सारे चीज़ों को देखता है और लास्ट में प्रति व्यक्ति आय को भी देखता है, और इन सब के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो मानव विकास रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका मानव विकास रिपोर्ट होता है। ऐसे आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। आधारिक संरचना कहने का मतलब यह है कि आप उस चीज के बारे में बताइए जिससे मानव के जीवन या अर्थव्यवस्था में उसका आधार मान करके वृद्धि किया जाए, विकास किया जाए। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होता है। अभी हमने आपको समझाया कि इसमें आपको क्या करना है, देश का जो अर्थव्यवस्था उसको मजबूत करना है, उसको विकास की ओर ले जाना है। तो ये सारे जो सुविधाएं होंगी या ये सारे जो सेवाएं होंगी वो आधारिक संरचना के नाम से जानी जाएंगी। जैसे बिजली है, तो बिजली से क्या हो रहा है, विकास किया जा रहा है। क्या विकास हो रहा है, तो कृषि के क्षेत्र में जो नल पानी, यानी कृषि के क्षेत्र में ये विकास कर रहा है। तो जब कृषि के क्षेत्र में विकास कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था में भी विकास करेगा। परिवहन यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जैसे कि आप बस गाड़ी जो भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे के सारे परिवहन के अंतर्गत आ जाते हैं। संचार, जैसे कि आप टेलीफोन, टीवी, ये सारे चीज़, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारे चीज़ जो देख रहे हैं जिनसे एक लोग दूसरे लोगों से जुड़ रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संचार। और स्कूल कॉलेज, यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, उस तरह के शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं जो आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को दोगुना करे या अर्थव्यवस्था के विकास में और वृद्धि करे। तो ये सभी को हम लोग आधारिक संरचना के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना था। क्वेश्चन नंबर आइए अगला है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको भी समझ लेते हैं। 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए सबसे पहले अर्थव्यवस्था की संरचना समझते हैं। तो हमने लिखा है कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों से। विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों कहने का मतलब जहां से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जहां से अर्थव्यवस्था के विकास शब्द आते हैं, तो उसी को हम लोग अर्थव्यवस्था की संरचना कहते हैं। जैसे कि अगर आप कृषि की बात करें तो यहाँ से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, या यहाँ पे अनेक तरीके का जो खदान है उनको उत्पादन किया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था के विकास में वृद्धि की जाती है। उद्योग हो गया, कल कारखाने, उद्योग में क्या जाएंगे, जैसे आपके पास लैपटॉप है, फोन है, तो ये सभी उद्योग के क्षेत्र से आते हैं और ये सभी अर्थव्यवस्था के संरचना है। इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, विकास की ओर प्रगति करती है। व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, सीमा नहीं, बीमा, परिवहन, संचार, ये सभी जो है अर्थव्यवस्था की संरचना ही है। अगला क्वेश्चन है, इसी में कहा था कि ये कितने भागों में बांटा गया है। तो आप सभी को यहाँ पे समझना है कि अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, तो इसमें कृषि आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, वन होगा, मछली पालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो इसमें उद्योग होगा, निर्माण होगा, गैस, बिजली, ये सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। यानी इससे क्या होगा कि इससे लाभ प्राप्त होगा इन सभी क्षेत्रों के माध्यम से। तो इन्हें 3 भागों में बांट दिया गया जो आपके सामने है, ठीक है। फिर बैंकिंग, परिवहन, संचार, ये सभी आपका तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। सेवा क्षेत्र इसे क्यों कहा गया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बैंक में आपकी सेवा की जाती है। सेवा कहने का मतलब आपके पैसों को सुरक्षित रखा जाता है। परिवहन में भी आपको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, जो एक सर्विस के रूप में आपको दिया जाता है।
तो ये चीज होता है तृतीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो आपको कंप्लीट हो गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहता है कि आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। तो देखिए, आर्थिक विकास वो है या एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में, दीर्घकाल करने का मतलब बहुत लंबे समय के बाद किसी अर्थव्यवस्था का वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, उसी को हम लोग आर्थिक विकास के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमने ये भी लिखा है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं है। अंतर आपसे पूछा था, तो यहाँ पे कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इनमें अंतर होता है। जैसे कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि जो आर्थिक विकास शब्द है इसका प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में किया जाता है, यानी विकास शब्द विकासशील के लिए और वृद्धि शब्द विकसित अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में किया जाए तो उसको हम लोग आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर कहेंगे। तो इस तरीके से आपको दोनों में डिफरेंस लिखना था, अंतर लिखना था। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। आर्थिक विकास की जो माप है उसको कुछ सूचकांकों के माध्यम से आपको करना है। तो चलिए, यहाँ पे हमने लिखा है कि आर्थिक विकास की माप के निम्न सूचकांक निम्नलिखित है जिसके द्वारा आप उसकी माप कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट में हमने लिया है राष्ट्रीय आय, जिसको नेशनल इनकम भी कहा जाता है। तो नेशनल इनकम क्या होता है? तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में जितने भी वस्तुओं को उत्पादित किया जाता है या उत्पादन किया जाता है, उन सभी वस्तुओं का एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य कहने का मतलब रुपया पैसा में जो मूल्य होता है और उस मूल्य को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो उसे जो भी प्राप्त होता है उसको हम लोग राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। तो इसके द्वारा भी आप अपने विकास की माप को नाप सकते हैं या उसको माप कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय वो होता है जब आप देश की कुल जनसंख्या को भाग देंगे राष्ट्रीय आय में। कहने का मतलब अगर आप राष्ट्रीय आय अगर 1 करोड़ है तो और उस जगह के 5 लाख जनसंख्या है, तो आप 1 करोड़ में 5 लाख से जो भाग देने पर जो भागफल प्राप्त आएगा उसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा भी है कि जो प्रति व्यक्ति आय होता है वो राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या के फॉर्म में होता है। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है कि मानव विकास सूचकांक, इसके द्वारा भी आप विकास के माप को आर्थिक विकास की जो माप है वो कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? तो इसमें लोग दूसरे देशों से तुलना करते हैं शैक्षिक स्तर में, शैक्षिक स्तर मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य की स्थिति में और प्रति व्यक्ति आय के आधार के रूप में। तो इनसे भी पता लगाया जा सकता है कि आर्थिक विकास कौन सी स्टेज पर पहुंची है, कौन सी स्थिति में वो है। फिर उसके बाद एक और स्थिति आता है उपभोक्ता व्यय। उपभोक्ता व्यय का मतलब होता है कि जो भी देश के शहर क्षेत्र में और गांव क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा या कितने व्यय करने की क्षमता को रखते हैं या उनके में कितनी वृद्धि की गई है या कितनी कमी की गई है, तो उसको हम लोग उपभोक्ता व्यय कहते हैं। और उपभोक्ता व्यय के माध्यम से भी आप आर्थिक विकास की माप को कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आज के आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं, जिसमें कहता है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि बिहार पीछे क्यों है आर्थिक क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के कुछ मुख्य उपाय को बताइए। तो उत्तर में हमने लिखा है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के निम्न कारण है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी बहुत तेज़ी से यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है। यहाँ पे जो आधारिक संरचना है उसका अभाव है, क्योंकि यहाँ पे बिजली, बैंकिंग, ये सारे जो सुविधाएं हैं वो सभी जगह उपलब्ध नहीं है। कृषि पर निर्भरता है, यहाँ पे 80% जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर हैं, उद्योग क्षेत्र पे नहीं है। इनके वजह से भी यहाँ पिछड़ेपन हो रही है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर हो रही है। बाढ़ तथा सूखा की क्षति, बाढ़ तथा सूखा से यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षति होती है। किसानों का लहलहाता जो फसल है वो बर्बाद हो जाता है। कई सारे जो भवन हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं। मकान रहने के लिए लोगों को जो घर बना होता है वो भी बाढ़ में बह जाता है।
फिर औद्योगिक पिछड़ापन, यहाँ पे तो उद्योग नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। पहले था जब झारखंड बिहार में था तो उस समय यहाँ पे कुछ उद्योग था, लेकिन जब से झारखंड बिहार से अलग हो गया है तब से तो और यहाँ पे उद्योग की कोई चीज़ रहा नहीं। एक था चीनी उद्योग, तो चीनी में ही यहाँ पे अब न के बराबर है। यहाँ पे बिहार सरकार को चाहिए चीनी उद्योग में फिर से निवेश करने का और फिर से उसको बढ़ाने का, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो ये पिछड़ापन है। फिर साथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के पास गरीबी है। क्यों गरीबी है? तो इन सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं है, इनके वजह से यहाँ पे गरीबी भी है। साथ में यहाँ पे जो विधि व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो भी यहाँ पे ढंग का नहीं है, वो भी अच्छे से काम नहीं करती है, जिससे लोगों को आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होती है और वो अपने आर्थिक व्यवस्था है या जो अर्थव्यवस्था है उसमें अपना पूर्ण योगदान न दे करके वो इन्हीं सभी मामलों में फंसा हुआ रह जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसको दूर करने के उपाय क्या कर सकते हैं आप? तो आप जो बढ़ती जनसंख्या उस पर रोक लगाइए। जहां आपके पास 5 बच्चे हैं तो आप 2 को ही यहाँ पे रखें। कृषि में नई तकनीक का व्यवस्था करें, जैसे कि हाइब्रिड या सिंचाई का उत्तम व्यवस्था करें, अच्छे किस्म का बीज रोपें। तो ये सभी चीज़ों के माध्यम से आप बिहार में जो पिछड़ेपन है उसको दूर कर सकते हैं। बाढ़ पर नियंत्रण लगाइए। बाढ़ पर नियंत्रण कैसे लगेगा? तो डैम वगैरह बना करके या जो बाढ़ के पानी उसको स्टोर किया करने के बाद और उसके बाद सिंचाई के जब टाइम आए तो उसमें हम लोग उपयोग करने के बाद बाढ़ पर नियंत्रण पा सकते हैं। फिर आधारिक जो संरचना है उसमें विकास करिए, उद्योग का विकास करिए। यहाँ पे उद्योग की व्यवस्था होनी चाहिए, उद्योग लगना चाहिए। गरीबी है उसको दूर करने के लिए नए नए स्कीम चलने चाहिए। शांति व्यवस्था को स्थापना करना चाहिए। शांति व्यवस्था करने का मतलब जो दंगा वगैरह है, जो यहाँ पे आतंकवादी वगैरह का जो श्रेय माना जाता है, उन सभी को यहाँ से हटाना चाहिए। स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन होना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो यही जरूरी है, स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन। यहाँ पे हेलमेट न लगने पर आपसे पैसा वसूल लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे और कोई भी कार्रवाई नहीं होता है, जो अच्छे प्रशासन का रूप यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। तो इन सभी से बिहार में पिछड़ेपन होगा, तो इन सभी को अच्छा करना होगा। केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण होना चाहिए। जो केंद्र सरकार है वो बिहार पे ज़्यादा ध्यान दे। तो इन सभी के माध्यम से बिहार में जो पिछड़ेपन है उसको दूर किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आपके चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक ले वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।